जब सजा हो जंग का मैदान, जब तोप के मुहाने उगलते हो अंगारे, जब होती है आसमान से मिसाइलों की बौछार, जब आसमान में लिखी जा रही विनाश की इबारत, तब होता है असली युद्ध। और इस युद्ध का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कमांड सेंटर में। जय हिंद दोस्तों, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है गौरव आर्या आपका कमांड सेंटर में। थैंक यू। हम बात करेंगे जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच इस समय जंग जारी है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है और क्यों हो रहा है, हर चीज का विश्लेषण होगा बहुत सटीकता से मेजर गौरव आर्या के साथ। वॉर जोन की हम हर हलचल आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही वॉर जोन से सीधे हमारे जाबाज रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं उन 4 बड़ी खबरों पर जिनका कमांड सेंटर विद मेजर गौरव आर्या से हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर क्या है? 4 बड़ी खबरों में पहली खबर आ चुकी है। मेजर गौरव आर्या, सवाल यही है, ट्रंप का यह कार्ड है या फिर सरेंडर है? किस तरह से आप देख रहे हैं? गौरव, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रंप का सरेंडर नहीं है, ट्रंप का कार्ड है, क्योंकि 2 बार डोनाल्ड ट्रंप यही काम कर चुका है। जब हम बात करते हैं पहले ऑपरेशन राइजिंग लायन की या मिडनाइट हैमर की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया था कि संडे को, रविवार को सब लोग बैठेंगे दोहा में, कतर में, और वहां पे डिस्कशन होगा और एक शांति मार्ग निकाला जाएगा। लेकिन ट्रंप ने धोखा दिया और 24 घंटे पहले ट्रंप ने हमला कर दिया। चलिए, पिक्चर अभी बाकी है, इसका मतलब सीधा सा यही है। और दूसरी बड़ी खबर जिसके ऊपर आज बात होगी, और बात होगी इकोनॉमिक वॉर के ऊपर। क्या यह पैसे का खेल है सब कुछ? मेजर गौरव आर्या, क्या पैसे का खेल है? दुनिया में हो क्या रहा है? बिल्कुल गौरव, यह पूरा का पूरा पैसे का खेल है। जिस तरीके से तेल की रिफाइनरीज पे हमला किया गया, जिस तरीके से पाइपलाइंस पे हमला करा गया, जिस तरीके से ईरान ने चुन चुन के यूएई पे ज्यादा मिसाइल मारी, इजराइल पे कम मारी, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक वॉर। चलिए, तीसरा बड़ा एजेंडा और खबर आज की जिसके ऊपर बात होगी, और बात होगी कि बैकफुट के ऊपर कौन है? कौन है बैकफुट के ऊपर? मेजर गौरव आर्या, कौन है बैकफुट के ऊपर? ईरान है, अमेरिका है, इजराइल है, कौन है बैकफुट पे? अभी तक तो यही लग रहा है कि ईरान थोड़ा सा बैकफुट पे है। लोग ये समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी एक और पत्ता बाकी है, और मेरा यह मानना है कि अगले 1 हफ्ते में वो पत्ता अपना रिवील करेगा पूरी दुनिया के सामने। चलिए, इसके ऊपर बात बहुत डिटेल में हम करेंगे। देखिए, पिक्चर का मैं जिक्र कर रहा था कि अभी बाकी है, और ये भी आप देखिए कि कहानी में ट्विस्ट भी अभी बाकी है। अगर आपको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट हो चुके हैं या पिछली सीट पर जा चुके हैं, लेकिन इंतजार कीजिए। आज के दिन की चौथी बड़ी खबर जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और अदृश्य ऑफ जो लाइफलाइन है उसका हम जिक्र करेंगे। जो अदृश्य लाइफलाइन, ईरान की अदृश्य लाइफलाइन, क्या ये है कुछ ऐसा ईरान के पास जो अदृश्य है, जो दिख नहीं रहा और जो सामने आ सकता है? जी, ईरान के पास दुनिया के, अगर हम तेल के भंडार और गैस के भंडार देखें, तो ईरान वो देश है जिसके पास आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में तेल के भंडार पड़े हैं। ईरान उसी की ब्लैक मार्केटिंग करता है। 90% ईरान का जो तेल जाता है वो चीन को जाता है, और वहां से ईरान के पास पैसे आते हैं, और यही है ईरान की लाइफलाइन। तो यही है लाइफलाइन, और इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। कमांड सेंटर में हम एजेंडे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जंग के मैदान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मेजर गौरव आर्या, मैं आपके पास वापस आऊंगा, और बड़ी खबर इस समय की है कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। दावे के मुताबिक ईरान ने बता दिया है कि ट्रंप उसे झांसा देना चाहते हैं, और ईरान इस झांसे में बिल्कुल नहीं आएगा। ईरान के जो आईआरजीसी है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने मिसाइल अटैक की 77वीं लहर जारी की है, और इसमें कई तरह के बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई हैं। मेजर गौरव आर्या, यह भी एक बड़ी खबर है। लग रहा था कि सब कुछ ऑल इज वेल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन नहीं हो रहा। नहीं, ऑल इज वेल नहीं है, और ना ये बात डोनाल्ड ट्रंप विश्वास करता है, ना नेतन्याहू विश्वास करता है, ना मुश्तबा खमेनी विश्वास करता है। किसी को विश्वास नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। ऑल इज नॉट वेल, बिल्कुल भी वेल नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं गौरव, ये जो ईरान ने हमला करा है,
इसका 24 घंटे के अंदर बहुत भीषण पलटवार होने वाला है, और वो पलटवार अमेरिका नहीं करेगा, वो पलटवार इजराइल करेगा। इजराइल करेगा। चलिए इजराइल के ऊपर नजर रहेगी कि इजराइल पलटवार करता है। जंग में ट्रंप के 5 दिन के पॉज के बाद भी तेहरान में हमले हो रहे हैं, और यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ईरान खाड़ी देशों के साथ ही इजराइल पर पलटवार कर रहा है। उधर ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए इसे ट्रंप का माइंड गेम बता दिया है। सवाल है कि जो ट्रंप इस जंग को लिमिटलेस बता रहे हैं, 3 हफ्ते बाद ही बैकफुट पर क्यों आ गए, और इसके ऊपर ही बात करेंगे हम, और कुछ ग्राफिक के जरिए भी अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे, और जिक्र होगा कि यह क्यों हो रहा है। सरेंडर या साइलेंट गेम, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पहले 12 दिन में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 5000 से ज्यादा टारगेट पर हिट किया। अब तक युद्ध में अमेरिका ने खर्च किए $18 बिलियन, मतलब 1800 करोड़ रुपए। रोजाना $500 मिलियन से ज्यादा। इजराइल ने खर्च किए $12.5 बिलियन, मतलब 1250 करोड़ रुपए। ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की धमकी, टारगेट पर ईरान के पावर प्लांट्स, लेकिन 4 हफ्ते की जंग के बाद 5 दिन का पॉज ले लिया। क्या ट्रंप का यह सरेंडर अमेरिका की वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि ईरान अभी भी मिसाइल हमले कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है, या ये ऑयल मार्केट मैनिपुलेशन का बड़ा गेम है? पॉज के ऐलान के बाद क्रूड ऑयल 11% गिर गया। क्या इससे ट्रंप और उनके सर्कल को फायदा होगा? क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? इजराइल गाजा और लेबनान में पहले ही फंसा हुआ है, ज्यादा प्रेशर झेल नहीं सकता, या ये 5 दिन का पॉज सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है? यूएस और इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन या बड़े सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहे हैं? क्या ट्रंप दुनिया में अपनी डील मेकर की इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कई मौकों पर वो कह चुके हैं, मैंने युद्ध रोक दिया। सबसे बड़ी टेंशन खाड़ी देशों की। वो चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से कमजोर किया जाए, लेकिन ट्रंप के यू टर्न ने उन्हें बीच में फंसा दिया। ईरान खाड़ी देशों में तेज पलटवार कर रहा है। A real possibility of making a deal, and I think if I were a betting man, I'd bet for it. But again, I'm not guaranteeing anything. They want to make a deal very badly. ट्रंप के बदलते हुए बयान पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। 5 दिन बाद क्या होगा असली डील? तेज हमले या युद्ध विराम? यमुना ही वो इलाका है जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है अर्द में, उस जगह पर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। पहाड़ देख रहे हैं, यही है इसराइल के वो पहाड़ जिनमें न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। डिमोना इलाका स्ट्रैटेजिकली काफी अहम है, तो क्या ईरान की तरफ से यहां के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया था? तो सवाल यह भी है कि क्या यह डोनाल्ड ट्रंप का एक कार्ड है, या फिर वो बैकफुट के ऊपर आ चुके हैं, और इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप का बयान भरोसे के लायक है? क्या ट्रंप 5 दिन का युद्ध पॉज देकर ईरान की नब्ज टटोल रहे हैं? इस जंग में ट्रंप के बयान के कई, आप कहिए कि विरोधाभास भी नजर आता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके ऊपर बात इसलिए भी करेंगे कि क्या यह युद्ध विराम की तरफ सब कुछ बढ़ने जा रहा है, या क्या होगा? शुरुआत करते हैं मेजर गौरव आर्या। अब देखिए हो क्या रहा है कि ट्रंप के ऊपर हम विश्वास करें ना करें, क्योंकि ये पहले कहते हैं कि 4 से 5 हफ्ते में युद्ध खत्म कर देंगे, फिर कहते हैं कि युद्ध लंबा चलेगा। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ सीधी बात है कि ट्रंप चाहते हैं कि वो मिक्स सिग्नल दें। ट्रंप कभी सीधी बात नहीं करते। ईरानियों ने 2 बहुत बड़ी बातें की हैं। पहली बात तो इन्होंने बोला है, इतिहास गवाह है, जब डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात करता है, जब लगता है कि ट्रंप ने एक कदम पीछे लिया, इसका मतलब ट्रंप छलांग मारने वाला है। पहली चीज। और दूसरी चीज, ट्रंप इज प्लेइंग द ऑयल मार्केट्स। ट्रंप को पता है कि मैं एक ट्वीट करूंगा, तेल का भाव गिरेगा, एक ट्वीट करूंगा, तेल का भाव बढ़ेगा। तो ये 2 स्टेप पीछे लिया, जी, 2 स्टेप पीछे लिया ट्रंप ने। छलांग मारने वाला है, ये छलांग मारने वाला, ये मारेगा छलांग। तो किसके लिए घातक हो सकता है? ये ईरान के लिए घातक है, क्योंकि यूएसएस ट्रिपोली जो है, इसका बहुत बड़ा जहाज है। इट इज लाइक एन एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसमें सैनिक भी हैं। 2200 मरीन्स लेके ये रवाना हो चुका है। इनका एम है खड़ग आइलैंड पे बूट्स ऑन ग्राउंड डालना, यूएस मरीन्स को डालना कि कब्जा कर लो 90%
जो ईरान का तेल एक्सपोर्ट होता है खड़ग आइलैंड से होता है, उस पर कब्जा करना है। चलिए मैं आपको एक और बयान दिखाता हूं। जब मैं बयान की बात कर रहा हूं कि क्यों भरोसा करने के लायक नहीं है या फिर क्यों क्वेश्चन मार्क है, तो उसके बाद आ गया कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। 48 घंटे में पीछे हट जाइए, हॉर्मुज खोल दीजिए, कहा था ना, याद है ना। उसके बाद क्या हुआ, 5 दिन हमला नहीं करेंगे, फिर ये कह दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि 48 घंटे तो खत्म नहीं हुए थे अभी। मेजर, ये इसको क्या समझा जाए कि ट्रंप कहीं कंफ्यूज तो नहीं है कि करना क्या? ट्रंप कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल ट्रंप कंफ्यूज करते हैं। ट्रंप कुछ भी बोलेंगे क्योंकि ट्रंप को एक बात पता है कि अगर मैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, हम लोग फौज में इसको गौरव एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कहते हैं, किसी को कभी ना पता लगे। आपको और हमें यह पता नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च होने वाला है। अचानक एक दिन पता लगा, सुबेरे की मिसाइल दाग दी गई हैं। वही युद्ध का नियम है। ट्रंप भी यही कर रहा है, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, सोचेगा कुछ। तो बहुत कुछ हो सकता है। इस बीच मेजर गौरव आर्य, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने इस बार तेल अवीव पर हमले के लिए नई तरह की मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दावा है कि एक ही मिसाइल में 3 से 4 बम इस्तेमाल किए गए हैं। बम 100 किलोग्राम बारूद से लैस था। तो ये किस तरीके से इसको देखें कि ये नई नई मिसाइल, नए नए वेपन्स हमें आने वाले दिनों में नजर आने वाले हैं? नहीं, ये नई मिसाइल नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, लेकिन ये पहली बार इन्होंने टेल अवीव के ऊपर हमला करा। ऐसी मिसाइल, उसमें कुछ नहीं है। ये मिसाइल एक जाती है हवा में, उसके बाद इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स, वो खुल जाते हैं, उनके अंदर से छोटी मिसाइलें निकलती हैं और वो मिसाइल अलग अलग टारगेट्स को जाके हिट करती हैं। इतनी सी बात है। इतनी सी बात है, लेकिन इसको भी और तरीके से समझेंगे। और इस बीच हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, रिफत अब्दुल्ला, जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है, वहां से भी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं और वहां से एक रिपोर्ट हमारे पास हमारे सहयोगी रिफत ने भेजी है, वो दिखाते हैं। अभी अभी ईरान की तरफ से एक जोरदार अटैक किया गया टेल अवीव पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अफरा तफरी है, बहुत डैमेज हुआ है यहाँ पे। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुँच रही है रियल ग्राउंड जीरो पे। मैं दिखाने की अभी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्या हाल है। इर्द गिर्द हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी अफरा तफरी है, क्योंकि अभी यहाँ पे पुलिस आई है, IDF आई है, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो स्पॉट है जहाँ पे अटैक हुआ है। और यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं कि इर्द गिर्द सारे लोग जमा हैं। अभी हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे इस स्पॉट पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें पहुँची हैं, IDF है, पुलिस है। ये वो बिल्डिंग है जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का नुकसान है। अभी यहाँ पे IDF की टीमें हैं, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो इर्द गिर्द यहाँ पे बहुत तबाही हुई है, और ये भी आप देख सकते हैं कि सब कुछ इर्द गिर्द चकनाचूर हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। ये देखें आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे तबाह हुई हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि उनकी तरफ से कोई अटैक नहीं किया जाएगा 5 दिनों तक एनर्जी सेक्टर पे ईरान के, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा लगता है कि वो किसी भी सूरत में सीज फायर के मूड में नहीं है। तो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दिखाई है कि किस तरीके की वहां पर इस समय सिचुएशन है। अब आपको सीधा ग्राउंड पर लिए भी चलते हैं। रिफत अब्दुल्ला इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख करेंगे। और रिफत जो हम बात कर रहे हैं, इस समय तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट भी पहुंची है, लेकिन आप बताइए ग्राउंड जीरो पर इस समय स्थिति क्या है, आप क्या देख पा रहे हैं और किस तरह से लोगों में क्या कोई सहम है या क्या कुछ है? देखिए, जिस तरीके से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं, उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से भरपूर ये जो ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ऐसा समझा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई कि ईरान में एनर्जी सेक्टर को टारगेट नहीं किया जाएगा, ऐसा समझा जा रहा था कि शायद ईरान भी उसका फायदा लेने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, लेकिन उधर से ईरान ने जिस तरीके से अटैक किए, उसका मतलब है कि ईरान अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है और प्रेशर बिल्ड करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि वो हमले लगातार कर सकता है और वो सीज फायर नहीं चाहता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यूएस के लिए जरूर प्रेशर बढ़ गया। यूएस शायद अपने पैर वापस खींचना चाहता है, यूएस ऐसे अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके वापस मुड़ना चाहता है, लेकिन ईरान अब उसे कोई मौका नहीं दे रहा, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाएगा, गारंटी नहीं दी जाएगी यूएस और इस्राइल की तरफ से कि वो आइंदा ईरान पे अटैक नहीं करेंगे, तब तक वो अटैक्स का सिलसिला नहीं रोकेंगे। और साथ ही जो डैमेज ईरान में हुआ है उसको भी यूएस को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो एक बड़ी कंडीशन रखी है ईरान ने। लेकिन अभी जिस तरीके से कल शाम के टाइम से लेकर अब तक तकरीबन 10 मिसाइल अटैक अलग अलग जगहों पे हुए हैं। टेल अवीव पे अटैक हुआ, हाइफा
पे अटैक हुआ, और इलाक एरिया जो साउथ का है वहाँ पे अटैक हुआ, नॉर्थ में अटैक हुआ, और 4 अटैक जो है टेल अवीव में हुए, 6 लोग घायल हुए हैं, काफी डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी का भी। तो ऐसा लगता है कि अभी ये युद्ध जो है जल्द खत्म नहीं होगा जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन ईरान को नहीं लगेगा कि कोई ऐसी बात यूएस कर रहा है जिसपे वो यकीन कर सकेंगे, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू किया गया तब बातचीत का भी सिलसिला चल रहा था और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साफ कह रहे हैं कि अब वो यूएस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। यूएस कब क्या कहेगा उनको कोई उस पर भरोसा नहीं है। जी 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 रिफत, मैं आपसे एक बात यह पूछना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं लगातार दर लगातार वहां पे मिसाइल से हमला हो रहा है और ईरान की मिसाइल की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही। वहां पे लोगों का मनोबल कैसा है, मोराल कैसा है जहां पे मिसाइलें गिर रही हैं? क्या लोग परेशान हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम सामना करेंगे? क्या कह रहे हैं वहां के लोग ग्राउंड से? देखिए, लोग बिल्कुल परेशान हैं। जो लोग मुतासिर होते हैं वो परेशान होते हैं। यहाँ पे भी हमने काफी लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो है युद्ध जारी रहना चाहिए। और जिस तरीके से उन्हें नेतन्याहू कह रहे हैं कि आपको खतरा है, कल मार दिया जाएगा, परसों न्यूक्लियर वेपन बनेगा और उसके बाद इसराइल को उड़ा देंगे, तो वो उनके मन में जरूर बैठा है। उनको ऐसा लगता है कि अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो शायद ईरान इसराइल को उड़ा देगा। जिसके मन में ये बैठा हुआ है कि अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, अगर ईरान के खिलाफ जंग नहीं हुई तो ईरान खत्म कर देगा इसराइल को, तो वो तो यही चाह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध जारी रहे और ईरान में तबाही हो। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि ये अटैक इसराइल की तरफ से किया गया, यूएस की तरफ से किया गया, तो वो जरूर यहाँ पे चाहते हैं कि ये युद्ध रुके। और कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे, हालांकि उनको जल्दी भगाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जरूर सड़कों पे निकल रहे हैं बीच बीच में। हम देख रहे हैं टेलीविजन से कुछ वीडियो सामने आए थे, कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध। रिफत, अब आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा और भी जानकारी और बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच ट्रंप दावा क्या कर रहे हैं? ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब ईरान पलटवार करने लायक बचा ही नहीं है, लेकिन तेहरान की मिसाइल और प्रॉक्सी वॉर ने इतना दबाव बनाया कि ट्रंप को बैकफुट पर आना ही पड़ा। और हम बातचीत करेंगे इसके ऊपर ही, और कुछ सवाल भी हैं सबके जहन में। सवाल यह है कि सरेंडर है या कमजोर हो चुके हैं? डोनाल्ड ट्रंप का मैं जिक्र कर रहा हूं। आप कह रहे थे कि नहीं, बैकफुट पर ट्रंप नहीं है, तो सरेंडर है या कमजोर हो चुके हैं? लेकिन इस बीच ये भी है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज गौरव आर्य नहीं खुलवा पाए, वो नहीं खुलवा पाए, जो मर्जी कर रहे हैं खुलवा नहीं पाए। जी दो चीजें हैं। सब लोग आपको यही बोलेंगे कि जब आप किसी भी सीनियर ऑफिसर से बात करेंगे वो आपको एक बात बोलेंगे कि युद्ध शुरू करना बहुत आसान है, आप युद्ध शुरू कर सकते हैं, जब आपकी मर्जी आप युद्ध शुरू कीजिए। लेकिन युद्ध को कंट्रोल करना, युद्ध को रोकना, यह पापड़ बेलने जैसा है। यह पहली बात। दूसरी चीज यह है कि हॉर्मुज को कब तक ईरान बंद कर सकता है। यह ईरान को जो सपोर्ट है वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट सपोर्ट है। लेकिन ईरान के पास किसकी है इनडायरेक्ट? चाइना की, रशिया की। रशिया। ये इसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं साफ तौर पे, यहां पे कोई ईरान के अंदर आके अमेरिका के खिलाफ बमबारी नहीं करेगा, ये बात क्लियर है। अगर रूसी, किसी को एक गलत फहमी है कि रूसी फौज आ जाएगी ईरान के अंदर या चीनी फौज आ जाएगी ईरान के अंदर, ये कभी हो, ये तसव्वुर नहीं कर सकते आप, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात, और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको गौरव बता दूं, ठीक है, ईरान की मिसाइल आज नहीं तो कल, नहीं तो 15 दिन के बाद खत्म होंगी, कम होंगी। इसका एक इंडेफिनिट सप्लाई लाइन नहीं है, और इसी चीज का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे रहेंगे, चाहे रूस है चाहे चाइना है, लेकिन सवाल है कि क्या पर्दे के पीछे रहकर अपनी मिसाइल नहीं भेज देंगे कि ये चलाइए, आप हम आपको दे रहे हैं, चलाइए? देखिए, अगर मिसाइल आती हैं या तो जहाज से आएंगी या वो समुद्री रास्ते से आएंगी, यानी कि आसमान के रास्ते से या समुद्र के रास्ते से। अब इनको रोकना, अब वो कहा, अगर जमीनी रास्ते से आती हैं या तो अफगानिस्तान से आएंगी या वो पाकिस्तान से आएंगी, ठीक है। और अगर समुद्री रास्ते से आती हैं तो उनको मजबूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आना ही आना है, और इसके अलावा कोई इलाका नहीं है। तो अगर आपने बंद किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो आपके लिए भी बंद है, ये आपको याद रखना होगा। मैं आगे बढ़ता हूं और अब बात करेंगे कि ऑयल मार्केट में मैनिपुलेशन की गेम है। जिस तरीके से 5 दिन का जिक्र कर लिया, क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, ये भी हम जान रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का जिक्र हो रहा है, पैसे की गेम है, सब शुरुआत में मैं जिक्र कर रहा था। आप क्या कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन है, ये सब कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, और यही बात ईरानियों ने भी कही है। ईरानियों ये कहते हैं कि साहब, आप एक मैसेज देते हैं तो $10-15 पर बैरल तेल के भाव गिर जाते हैं, फिर आप एक मैसेज देते हैं ट्रूथ सोशल पे, वो भाव फिर बढ़ जाते हैं। इसमें जो 17 से लेकर $20 या $15 का फर्क आ रहा है, इसमें पैसा कौन बना रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गेम है, बहुत बड़ा बिजनेस है कि साहब
करेंसी फ्लक्चुएशन में कौन पैसा बना रहा है, तेल के भाव में उतार है, गिराव है, इसमें पैसा कौन बना रहा है? ईरानियों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पैसा बना रहा है। मैं एक चीज जाननी चाह रहा हूं, मैं एक चीज ये जाननी चाह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि एक कहावत है, शेर आया आपने भी सुनी हो। तो ये ट्रंप की स्टेटमेंट 2, 3, 4 बार तो लोगों ने माननी बंद कर देनी है कि ये तो सब कुछ पैसे का खेल है, ये तेल के प्राइस को ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, जंग चल रही है, ये हम नहीं मान रहे इसको, हम नहीं शेयर मार्केट में इसका असर कोई नजर आएगा। ये भी हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, ये यूएस की पॉलिसी है। जो ट्रंप बोलता है वो यूएस की पॉलिसी या तो होती है या हो जाती है, और उनको पता है कि अगर ट्रंप ने बोल दिया हमला होगा तो सिर्फ वो गीदड़ भपकी नहीं है, वो अगर बटन दबाएगा तो मिसाइल लॉन्च होगी। इस पे लोग अपना पैसा लगाते हैं। चलिए, उसका असर भी नजर आता है, वो चाहे शेयर मार्केट में हो या फिर दूसरी तरफ ऑयल के प्राइसेस हो। लेकिन इस बीच ये भी सवाल है कि ट्रंप और नेतन्याहू में कोई डील तो नहीं हो रखी है गाजा और लेबनान की तरफ से, क्योंकि घिरे भी हुए हैं। मैं इजराइल का जिक्र कर रहा था, रिफत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्या इजराइल को फंसा तो नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ने कि एक तरफ आपने ईरान के साथ जंग छेड़ दी, दूसरी तरफ लेबनान नहीं छोड़ रहा, हिजबुल्लाह भी है, बहुत सारी चीजें नहीं फंस गए हैं? नहीं, ये इजराइल नहीं फंसा। अगर आपका ये सवाल है गौरव कि क्या इजराइल फंस गया है, इजराइल तो खुद चाहता था जंग हो। मैं कह रहा हूं कि फंसा तो नहीं दिया, ट्रंप फंसाकर तो नहीं चले गए कि आप लड़ते रहिए, मैं 5 दिन आराम से बैठूंगा। ये अगले 1 साल इजराइल के ऊपर मिसाइल मारे, इजराइल की सरकार फिर चाहेगी ये जंग हो। कारण ये है, उनको पता है। देखिए, 2 चीजें हैं, अगर आप मुझे 1 मिनट का वक्त दें मैं आपको समझाता हूं। 2 चीजें होती हैं किसी भी चीज में, इंटेंट और कैपेबिलिटी, यानी कि आपकी नीयत क्या है, और दूसरी चीज आपकी काबिलियत क्या है। आपकी नीयत है मिसाइल मारना, लेकिन आपके पास मिसाइल नहीं है, या फिर आपके पास मिसाइल है, आपकी नीयत नहीं है मारना। जब दोनों हो जाती हैं तो जंग शुरू हो जाती है। इजराइल को पता है कि ईरान की नीयत है न्यूक्लियर बम मारना, लेकिन है नहीं, इंटेंट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। उसको पता है कि जिस दिन इंटेंट और कैपेबिलिटी हुई, इजराइल को नक्शे से मिटा देगा, इसलिए इजराइल लड़ रहा है। ठीक है, तो लॉन्चिंग पैड है लेकिन लॉन्च करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन इस बीच और 1-2 पॉइंट हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा। ध्यान भटकाने की क्या कोशिश हो रही है पूरी दुनिया में, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, कि यह भी कोई पीछे प्लान हो सकता है? स्टेटमेंट्स आई हैं पहले कि ग्राउंड ऑपरेशन क्यों, हम मिलिट्री भी उतार सकते हैं अपनी, क्या ये उस तरफ भी इशारा है? 5 दिन वाला पॉज? जी बिल्कुल, यही बात ईरानी भी कह रहे हैं कि ये 5 दिन वाला ड्रामा है, ये छलावा है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप को अपने लिए स्पेस चाहिए कि भाई हम शांति दूत हैं, हमने शांति के बारे में बात करी है, हम अटैक नहीं कर रहे। और पीठ पीछे मैंने आपको बोला ना, यूएसएस ट्रिपोली मूव कर चुका है, 2200 यूएस मरीन मूव कर चुके हैं। ये तो एम्फीबियस यूनिट के हैं, एक्सपीडिशनरी यूनिट के हैं। इनका काम है कि समुद्र से आना और जमीन पर कब्जा करना, इनकी ट्रेनिंग उसमें है। तो ये जमीन कौन सी है? ये जमीन खड़ग आइलैंड है। खड़ग आइलैंड है, और उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और पॉइंट है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि एक डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि नोबेल दे दो मुझे, मैंने बहुत सारी जंग रुकवा दी। तो क्या उस डील को भी, या कहिए कि उस जो इमेज है उसको भी बचाने की कोशिश है, या उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश है ट्रंप की कि वो डैमेज ना हो जाए ना कहीं? मैं बहुत जगह जाकर दुनिया में ये बात बोलकर आया था। वो सब गौरव पुरानी बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तुम लोगों ने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, तो मुझे शांति के लिए फिर काम करना क्यों है? मैं लड़ाई लड़ूंगा अपनी। ये डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जब डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार नहीं दिया, नोबेल शांति पुरस्कार, तो डोनाल्ड ट्रंप ने शांति त्याग दी। उसने बोला ना तुम मुझे पुरस्कार दोगे, ना मैं शांति के पीछे भागूंगा। उसने वहां पे कहानी खत्म कर दी। वो चैप्टर पुराना हो चुका है, वो चैप्टर पुराना हो चुका है। लेकिन इस बीच हम रुक करते हैं एक बार फिर से, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिफत अब्दुल्ला, उनका रुक करेंगे। रिफत, बहुत सारी बातों के बीच ये भी बात हो रही है कि इजराइल की इस समय स्थिति किस नजर से देखी जा रही है। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मैंने पहले जो जिक्र किया था कि क्या इजराइल को फंसा तो नहीं दिया, या इजराइल फंसा हुआ महसूस तो नहीं कर रहा, जो पहले मेजर गौरव आर्य ने जिक्र किया था या सवाल किया था आपसे कि लोगों का मनोबल कैसा है, तो क्या लोगों के जहन में बात नहीं है? रिफत, देखिए, इसराइल तो चाहता है कि अटैक्स का सिलसिला ईरान में जारी रहे, लेकिन यूएस फंस चुका है। यूएस शायद अपने पैर वापस खींचना चाहता है। जिस तरीके के हालात यूएस में भी बने हुए हैं, काफी जगहों पे लोग सड़कों पे भी निकले हैं इस जंग के खिलाफ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि अभी स्टेटमेंट ये आया कल इसराइल की तरफ से कि अभी तक खाली 400 मिसाइल इसराइल पे दागे हैं ईरान ने। अगर ईरान के पास 10,000 मिसाइल का स्टॉक था, अगर मान भी लें कि 50% खत्म हो चुका है, 5,000 मिसाइल उनके पास हैं, तो अभी तो बहुत ज्यादा स्टॉक फाइल उनके पास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, या मेजर गौरव आर्या जो वहां पे हैं, उनको ये भी बताना चाहूंगा कि जब एक मिसाइल आता है, न जाने कितने इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो क्लस्टर बॉम्ब है, वो जब वॉरहेड यहाँ पे पहुंचता है तो कम से कम 80 बॉम्ब उससे निकलते हैं, और यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। काफी सारे बॉम्ब जो है वो गिर जाते हैं।
अगर हम मान के चलें कि एक वॉरहेड आता है और 80 बॉम्ब उससे निकल जाते हैं, दो इंटरसेप्टर एक बॉम्ब का पीछा करेंगे, तो उसका मतलब है कि 160 रॉकेट्स या मिसाइल्स खर्च करने पड़ेंगे इसराइल को। तो बहुत महंगा सौदा यहाँ के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि यूएस और इसराइल के पास ताकत ज्यादा है और ईरान मुकाबला नहीं कर सकता है। ईरान ने जिस शक्ति के साथ मुकाबला किया, उन्होंने ये बता दिया कि वो अब इस जंग में सीज फायर नहीं चाहते हैं, बल्कि परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं, एग्रीमेंट चाहते हैं यूएस की तरफ से कि वो कभी भी हमला नहीं करेंगे ईरान पे। तो ये खर्चा दोनों साइड से है, और खास तौर से यहाँ पे हमने देखा कि कुछ दिनों से एयर डिफेंस सिस्टम कुछ वीक सा पड़ गया है, क्योंकि डायरेक्ट हिट लग रहा है। आज भी टेल अवीव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, आपने जो जिक्र किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या वाकई वीक पड़ चुका है। शुक्रिया रिफत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उसका रुख करूंगा। उत्तर पूर्व और दक्षिण लेबनान में इजराइल का हमला इस समय की अहम और बड़ी खबर है। लेबनान ने ब्रिज और घरों को टारगेट किया है, टारगेट करने का दावा किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं जिक्र पहले भी कर रहा था कि इजराइल को भी लगातार सामना करना पड़ रहा है। और अगला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिफत ने भी जिक्र किया था। उन्होंने जिक्र किया था कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर हो रहा है। तो क्या उसकी एक उदाहरण है कि अब ब्रिज नहीं बचा पा रहे, लेबनान ने ब्रिज और घरों को निशाना बनाया, यह दावा किया गया। तो ये मेजर गौरव आर्या, इसको किस नजर से देखें कि एक आप कहिए कि पूरा आपका इंफ्रा उसको टारगेट करने की कोशिश है। ब्रिज आप जो रोड्स हैं उसको अगर बहुत ज्यादा टारगेट करेंगे तो उसका असर आपकी कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है मिलिट्री की उसके ऊपर भी नजर आ सकता है। जी बिल्कुल गौरव, ये देखिए ये होता है युद्ध में। आज की तारीख में जैसे हमारे कलीग रिफत बोल रहे थे वहां से कि यहां पे कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि इजराइल का एयर डिफेंस कमजोर हो रहा है। हो सकता है ये हो, पर आप ये भी देखिए कि ईरान के पास एयर डिफेंस तो है ही नहीं। ईरान के पास तो बिल्कुल जीरो है। यानी कि जब मन चाहे इजरायली जहाज, क्या एक भी ईरानी जहाज, एक भी ईरानियन एयरफोर्स का जहाज इजराइल के अंदर घुसा? नहीं घुसा। वो मिसाइल से मार रहे हैं, और ठीक है, जो उनको कन्वीनियंट लगे वो कर रहे हैं। लेकिन जब इजराइल चाहे, जब यूएस चाहे, तेहरान के ऊपर जाके तेहरान के ऊपर बम गिरा सकते हैं। क्या इजराइल का नुकसान हो रहा है? ऑफ कोर्स बिल्कुल हो रहा है, पर क्या 10 गुना ज्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है? वो भी सच है। ठीक है, वो भी सच है। वो भी सच है। मतलब यह है कि डिफेंस सिस्टम पर फोकस मत कीजिए, जो बम के गोले आप पर गिर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। बिल्कुल, कितना नुकसान हो। और देखिए युद्ध में मारकाट होती है, युद्ध में मौत होती है, युद्ध में नुकसान होता है। बिल्कुल, आपको देखना है आपका एंड रिजल्ट क्या है युद्ध का। ठीक है, ये कहना कि सिर्फ हाँ टेल अवीव में बम गिर रहे हैं, डिमोना में बम गिर रहे हैं, वो गिरेंगे, वो जब मारेंगे तो गिरेंगे। आपका जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है या आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या वो 100% रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, किसी भी देश में नहीं रोक पाएगा 100%। लेकिन आप जब मार रहे हैं वो 1% भी नहीं रोक पा रहे। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये लोग 100 मारते हैं, ईरानी 100 मारते हैं, तो 80-85 इजराइल रोक लेता है, 15 गिरते हैं। ये 100 मारते हैं तो 100 के 100 गिरते हैं। मैं ये कह रहा हूं।